गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखेंगे कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी जो हमारी अर्थ पर मिलती है उसको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। अच्छा मैम, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? भाई बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये सब कुछ बायोडाइवर्सिटी की पूरी डिटेल, उससे क्या मिलता है, उससे क्या बेनिफिट है, क्या फैक्टर्स है, सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। इसीलिए क्योंकि हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिटेल्ड नॉलेज है, तो आज हम ये देखने वाले हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी हमारी जो ख़त्म होती जा रही है, उसको बहुत नुकसान हो रहा है, वो ख़त्म हो रही, तो कैसे हम उसको बचाएंगे। राइट, चलो फिर पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ एसेंशियल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली हमने पहले ही वीडियो में देखा था कि भाई क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो कई सारे फंक्शंस करती है, कई सारे हमें बेनिफिट्स देती है, जैसे कि हमारे इकोलॉजी को बनाए रखती है, हमें कई सारी सोशल सर्विसेज भी देती है। राइट, कल्चरल बेनिफिट्स भी हमें उससे बहुत सारे होते हैं, एजुकेशनल बेनिफिट्स भी होते हैं। तो हमने ये सब पहले ही देखा है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी तो ये जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे थे बायोडाइवर्सिटी से, हमें फूड मिल रहा था, वाटर मिल रहा था, फ्यूल मिल रहा था, हमारा रिक्रिएशन हो रहा था, टूरिज्म हो रहा था, एजुकेशनल पर्पस फुलफिल हो रहे थे, डिजास्टर से हम बच रहे थे, ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। राइट, क्योंकि अब ये सब प्रोवाइड करने वाला ही नहीं रहेगा। इसीलिए अगर हम बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको कंजर्व करते हैं तो इससे क्या होता है, जो भी हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो भी बचेगी और साथ ही साथ पर डिपेंडेंट थे एनिमल्स, हमने देखा था कि एक दूसरे की जो फूड की नीड है उसको फुलफिल कर रहे थे, वो भी बना रहेगा। चलो, हमें पता चल गया कि भाई कंजर्व करना जरूरी है। लेकिन मैम कैसे कंजर्व करेंगे, कौन कौन से मोड्स होते हैं कंजर्वेशन के? तो भाई दो मोड्स हैं, पहला तो है एक्स सीटू कंजर्वेशन, दूसरा है इन सीटू कंजर्वेशन। राइट, एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन, दो तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं किसको, बायोडाइवर्सिटी को। याद रखना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे प्रीलिम्स में। अच्छा तो ठीक है, हम देख लेंगे, डिटेल में देख लेंगे इसको। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे। आगे के स्लाइड्स में हम इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, लेकिन हम अपना वाला फंडा अपनाएंगे, अपने जैसे पढ़ेंगे। राइट, पहले अपनी लेमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि भाई एक्स सी टू कंजर्वेशन क्या होता है और एन सी टू, उसके बाद में बुक में जो लिखा वो तो पढ़ना ही है हमें भाई। राइट, देखो एक्स सी टू कंजर्वेशन और इन सी टू कंजर्वेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। क्या एग्जाम्पल लेंगे? देखो, अब आपने क्या करा, आपने आज डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे बहुत ही फिट दिखना है, बहुत ही अट्रैक्टिव बॉडी चाहिए। राइट, अब सपोज करो आपने कहा कि भाई 6 पैक्स बनाने हैं मुझे, ठीक है, डिसाइड कर लिया। बॉयज़ 6 पैक्स बना लेंगे, गर्ल्स ने अपना सोचा बहुत ही स्लिम ट्रिम दिखेंगे। ठीक है, अपना गोल ही डिसाइड कर लिया कि आज तो भैया बढ़िया दिखना है, मुझे सबसे अच्छा दिखना है। राइट, ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड करने से हो जाएगा ऐसा? बिल्कुल नहीं, कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना इसके लिए। क्या करेंगे, अब बैठेंगे सोचेंगे भाई ऐसा है कि डाइट प्लान बनाओ एक बढ़िया सा, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, कौन सी एक्सरसाइज करेंगे कौन सी नहीं करेंगे। एक तो ये हो सकता है। दूसरा आप क्या सोच सकते हो कि भाई ऐसा कर रहे हैं, एक जिम ज्वाइन कर ले रहे हैं, जिम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर सब कुछ हमें पहले से एडवाइस कर दिया जाएगा, वो हमें इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे और हम करते रहेंगे सारा काम। राइट, ये हो सकता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, भाई पैसे नहीं है या फिर जिम बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकता, तो मैं घर पे ही करूँगा। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप जिम में जाकर अपनी बॉडी पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, वर्कआउट कर रहे हो, या फिर घर में ही आप योगा कर रहे हो, घर में ही वर्कआउट कर रहे हो, अपना डाइट प्लान खुद ही बना लिया है। राइट, दो चीज़ें हो सकती है ना। तो अगर आपने डिसाइड किया कि आप जिम जाएंगे, जिम में जाकर वर्कआउट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स सी टू। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपकी साइट थी, जो आपका घर था, आप वहाँ से बाहर जा रहे हो और वहाँ पर जाकर अपना वर्कआउट कर रहे हो। राइट, अब दूसरा केस क्या है कि आप घर में ही बैठ कर रहे हो कि भाई हम घर में ही एक्सरसाइज कर लेंगे, घर में ही योगा कर लेंगे, सब कुछ घर में करेंगे, घर में एक्सरसाइज हमारी हो जाती है। ठीक है, घर में ही आप अगर कोशिश कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, इन सी टू। क्यों? क्योंकि आप जो आपकी साइट है, जो आपका घर है, आप वहीं पर उसी के अंदर ही काम कर रहे हो। ठीक है, दो मोड समझ में आए?
अच्छा मैम ये बहुत ये समझ नहीं आ रही है, कुछ एक एग्जांपल और दे दो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लो। अब जैसे कि आपने डिसाइड किया कि आज बहुत मन हो रहा है, एक मूवी देखेंगे, बढ़िया बिंदास मूवी देखेंगे, आज बहुत पढ़ाई कर ली है, आज मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं है, आज मूवी देख ले रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाएंगे। ठीक है, माइंड हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या आप थिएटर में जाओ, वहाँ पर वही बैठ के आराम से इंजॉय करो, या आप घर पर भैया लैप ही चलाओ, ऑन करो, उसमें मूवी लगाओ और देखते रहो आराम से बैठकर। तो अगर आप अपने सोफा पर बैठकर अपने रूम में देख रहे हो, ठीक है, लैपटॉप खोल लिया, उसमें देख रहे हो, मूवी आपकी चल रही है, तो वो क्या है, इन सीटू है। क्यों? क्योंकि आप घर के अंदर ही अपनी जो साइट है उसमें ही बैठकर क्या कर रहे हो, मूवी इंजॉय कर रहे हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, अपनी साइट से बाहर जा रहे हो, थिएटर में जाकर मूवी इंजॉय कर रहे हो, देन इट इज लिखा है। चलो इसको भी समझ लेते हैं, XC2 कंजर्वेशन, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द एरियाज वेयर दे नेचुरली अकर। ठीक है, XC2 कंजर्वेशन क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को आप बचा रहे हो, उसको कंजर्व कर रहे हो, लेकिन कहाँ, जहाँ पर वो मिलते हैं, जहाँ पर वो नेचुरली मिलते हैं, वहाँ पर आप उनको नहीं कंजर्व कर रहे हो, बल्कि उस एरिया से बाहर उनको ले जाकर कंजर्व कर रहे हो। ठीक है, क्या कि जहाँ पर वो नेचुरली मिलते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी हमें जहाँ नेचुरली मिल रही है, हम वहाँ उसको कंजर्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस बायोडाइवर्सिटी को उठाकर कहीं और लेकर जा रहे हैं और अलग एरिया में उसको कंजर्व कर रहे हैं। जैसे कि एनिमल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को हम पाल लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बोटैनिकल गार्डन्स, वहाँ पर क्या होता है भाई, अलग अलग बहुत सारे सीड्स लेकर आए जाते हैं और वहाँ पर वो ग्रो करे जाते हैं। ठीक है, जो रेयर प्लांट्स है वो भी वहाँ पर रखे जाते हैं। ठीक है, ऐसे जू में क्या होता है कि भैया ज़ेब्रा भी मिल जाएगा आपको, आपको वहाँ पर कोबरा भी मिल जाएगा, कंगारू भी मिल जाएगा। ये क्या कर रहे हैं कि अगर कंगारू मान लो किसी भी फॉरेस्ट में, किसी भी ग्रासलैंड में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो हम जू में लेकर आए और उसकी केयर कर रहे हैं और वहीं पर उसको पाल रहे हैं। तो ये क्या है भाई, कंगारू जू में थोड़ा ना मिल रहा था, नेचुरली वो जू में तो नहीं मिलता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको जू में लेकर आ रहे हैं, उसकी जो नेचुरल प्लेस है वहाँ से उठाकर जू में लेकर आ रहे हैं और वहाँ पर उसको पाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, XC2 कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि उसकी जो साइट थी वहाँ से उसे उठाकर बाहर कहीं और एरिया में लेकर आ रहे हैं और वहाँ पर उसको पाल रहे हैं। ठीक है, एक लाइन बहुत ज़रूरी है जो याद रखनी है, क्या कि जो रीइंट्रोडक्शन होता है किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का, ठीक है, ऐसी जगह पर जहाँ पर वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, वहाँ पर फिर से हम उसको रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी XC2 कंजर्वेशन ही है। देखो रीइंट्रोडक्शन क्या होता है, सपोज करो कि आपका जिम कॉर्बेट है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नाम सुना है आपने? ठीक, वहाँ पर आपको कोई एक एनिमल था जो वहाँ पर मिलता था, लेकिन अब वो नहीं मिलता, वहाँ से वो एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, हो गया एक्सटिंक्ट, कोई बात नहीं है। अब क्या हो रहा है कि कहीं और तो मिलेगा ना दुनिया में, ऐसा तो नहीं है पूरी दुनिया से गायब हो गया है, ऐसा तो नहीं है। वो जो एनिमल है वो सिर्फ जिम कॉर्बेट में नहीं मिल रहा है, बाकी और जगह तो मिल रहा है। अब हमने क्या किया, जो और जगह वो एनिमल मिल रहा था उसको हम उठाकर लेके गए और हमने कहा कि भाई जिम कॉर्बेट में ये मिलता था, अब नहीं मिलता है, अब इसको फिर से वहीं पर ले जाओ, जिम कॉर्बेट में इंट्रोड्यूस कर दो उसको दोबारा से। ठीक है, वहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, वहाँ पर उसको फिर से हम ले आए। ठीक है, तो ये क्या है, XC2 कंजर्वेशन है। आप ये मत सोच लेना कि वो वहाँ पर ही मिलता था फिर हम वहीं पर उसको ले आए हैं तो उसकी साइड तो वही रही तो ये इन सीटू है, नहीं, क्योंकि वो बाहर से हम उसको लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर अभी वो मिल रहा है उस एरिया से तो बाहर ले जा रहे हैं ना उसको उठाकर। ठीक है, इसीलिए वो क्या है, XC2 कंजर्वेशन है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो जहाँ से वो मिल रहा है, यहाँ पर इस टाइम पर प्रेजेंटली कहाँ मिल रहा है, वो किसी और प्लेस में मिल रहा है, जिम कॉर्बेट में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम उसे उठा कर ले जा रहे हैं जिम कॉर्बेट में, मतलब जो अभी जहाँ मिल रहा है वहाँ से तो बाहर ले जा रहे हैं। दैट इज़ वाई इसको हम बोलेंगे कि XC2 कंजर्वेशन है। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है और हो सकता आगे भी बने और आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है कि जो सीड बैंक्स हैं, जो बोटैनिकल गार्डन्स हैं, हॉर्टिकल्चरल गार्डन्स हैं, रिक्रिएशनल गार्डन्स हैं, ये सब XC2 कंजर्वेशन की साइट्स हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इनमें से कौन सी साइट XC2 है, कौन सी साइट इन C2 है, तो आपको याद रखना है सीड बैंक्स क्यों XC2 है, क्योंकि भैया अलग अलग जगह से सीड्स को उठाकर लेकर आ रहे हैं एक जगह पर, राइट। तो सीड्स को बाहर से कैसे लेकर आ रहे हैं,
दैट इज़ वाई XC2 है। बोटेनिकल, हॉर्टिकल्चरल, रिक्रिएशनल गार्डन्स में क्या करते हैं हम, अलग अलग जगह से प्लांट्स, ट्रीज, ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं ना, फिर उनको लगाते हैं, वहाँ पर ग्रो करते हैं, तो बाहर से लेकर आ रहे हैं, दैट इज़ वाई ये भी क्या है, XC2 कंजर्वेशन क्या है। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन बुक में क्या दिया है वो चलो देख लेते हैं। कंजर्विंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स इज नोन एज इन सीटू कंजर्वेशन। मतलब क्या कि कोई भी एनिमल या फिर कोई भी प्लांट उसको उसके ही हैबिटेट में वहीं पर कंजर्व कर रहे हैं जहाँ पर वो मिलता है। ठीक है, सपोज करो कि हमें क्या हो रहा है कि काजीरंगा में 1 हॉर्न राइनो मिल रहे हैं। ठीक है, अगर उन्हें कोई खतरा है तो हम उनको कहीं बाहर नहीं ले जा रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई काजीरंगा में रहकर ही इनको हम क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। मतलब क्या कि वो काजीरंगा में ही मिलते हैं और हम उनको काजीरंगा में ही कंजर्व कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इन सीटू कंजर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन सी प्लेसेस हैं जिसको हम बोलेंगे कि इन सीटू कंजर्वेशन की साइड से, जैसे कि नेशनल पार्क्स। अब भाई ऐसा तो नहीं होता है ना कि एक नया नेशनल पार्क हम बना रहे हैं, कोई प्लॉट ले लिया वहाँ पर नेशनल पार्क बना रहे हैं, नहीं। कोई फॉरेस्ट एरिया होता है उसी को हम नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं। वो नेचुरल वो एरिया तो वही रहता है ना, वहाँ पर एनिमल्स भी वही रहते हैं, लेकिन उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी, बायोस्फीयर रिजर्व्स भी, रिजर्व फॉरेस्ट भी, या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सारे एरियाज हम बनाते नहीं है कि भाई रुक जाओ ये एरिया जो है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही है, नहीं, वो बनती थोड़े है, वो तो नेचुरली ही वहाँ पर है, बस हमने उसको प्रोटेक्ट करने राइट। तो ये हो गया हमारा इन सीटू कंजर्वेशन। अब ठीक है मैम, आपने बताया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसको कैसे कंजर्व करना है, क्यों कंजर्व करना है, ये तो सब बता दिया, लेकिन क्या सब कुछ स्मूथली हो रहा है, नहीं। हर चीज़ में, हर काम में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आएगी ही। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको जब हम कंजर्व करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, कंस्ट्रेंट्स आते हैं। जैसे कि पहला क्या है, लो प्रायोरिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब भाई हर इंसान क्या सोचता है कि भाई मैं टाइगर कैसे बचाऊंगा, मैं लायन को कैसे बचाऊंगा, अरे अकेले मुझसे थोड़ी ना हो जाएगा, मैं कोई ट्री क्यों बचाऊं भाई। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पेड़ लगाओ, लेकिन अब लोग क्या बोलते हैं कि अकेले हमारे एक पेड़ लगाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम अगर एक पेड़ नहीं भी लगाएंगे तो कोई धरती खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। या फिर पोल्यूशन कोई करता हो तो आप बोलते हो कि भाई इससे बहुत पोल्यूशन होता है, ये चीज़ मत करा करो, तो क्या बोलते हैं लोग कि भाई अकेले हम ही पोल्यूशन थोड़ी ना कर रहे हैं, कि एक पॉलीथीन हमने यूज़ नहीं की तो क्या धरती संभल जाएगी, क्या एनवायरमेंट अच्छा हो जाएगा, नहीं, राइट। तो आजकल क्या है कि जो लोग हैं वो लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में प्रायोरिटी नहीं रखते, उसको लो प्रायोरिटी रखते हैं। ठीक है, कोई आगे बढ़कर आता ही नहीं है कि भाई हमें कंजर्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अपने पैसों के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, मॉनेटरी गेन के लिए हम एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। हमें पता है कि भाई फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो शायद हम भी नहीं रहेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट में कई सारे जो एनिमल्स हैं, कई सारे प्लांट्स हैं, उन सब का वो हैबिटाट है, लेकिन फिर भी हमें ये सब कुछ पता है, फिर भी हम क्या करते हैं कि हमें टिम्बर चाहिए है अपनी इंडस्ट्री के लिए, हमें अपने घर बनवाना है उसमें टिम्बर चाहिए है, हमारा और यूज़ है जिसमें हमें टिम्बर चाहिए, तो हमने क्या करा, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया। ठीक है, फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वैल्यूज एंड नॉलेज अबाउट द स्पीसीज एंड इकोसिस्टम आर इनएडिक्वेट। भाई कई सारे कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो हमारे घर में निकलते हैं, ठीक है, हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में, इनफैक्ट हमें उनका नाम तक नहीं पता होता है, इतनी कम नॉलेज है हमें। ठीक है, इन लिविंग थिंग्स के बारे में बहुत सारे, अगर आप अपने घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर भी चले जाओ तो आपको रास्ते में बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ट्रीज मिलेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10-15 के ही नाम आपको पता होंगे, लेकिन होंगे तो बहुत सारे। इसका मतलब क्या है कि भाई जो ये जो स्पीसीज है, ये जो इकोसिस्टम है, इसकी नॉलेज हमें नहीं है। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू है ये भी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो बहुत ही कम नॉलेज है। जब किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम उसको बचाएंगे कैसे, राइट। नेक्स्ट इज अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आप देखो कि अगर आप जा रहे हैं ना तो कहीं पर भी घर बना है, कहीं पर भी कोई बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी गई है, कोई प्लानिंग नहीं है, बस बने जा रहा है, बने जा रहा है कि ये प्लॉट हमने ले लिया यहाँ बना लिया, ये प्लॉट ले लिया हमने यहाँ बना लिया, कोई प्लानिंग नहीं है, बिना प्लानिंग के ही अर्बनाइजेशन हो रहा है। कहीं पर देखो
कि 10 घर आसपास बने हुए, बीच में इंडस्ट्री चल रही है भाई, राइट। तो क्या है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वो भी कंट्रोल ज़्यादा है नहीं, तो इससे भी क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी उसको बचाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट इज बोटैनिकल गार्डन। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि बोटैनिकल गार्डन क्या होते हैं, इनका क्या काम है, क्या यूज़ है, ये सब हम देखने वाले हैं। बोटैनिकल गार्डन रेफर्स टू द साइंटिफिकली प्लान्ड कलेक्शन ऑफ लिविंग ट्रीज, shrubs, herbs, climbers and other plants from various parts of the world. नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, सिर्फ इंडिया से ही हम प्लांट्स नहीं लेकर आ रहे हैं, सिर्फ इंडिया से ही सीडलिंग कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। बोटैनिकल गार्डन है पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हम क्या करते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, ये सारी चीज़ें, उनके कोई भी सीड या फिर वो लिविंग ट्रीज, लिविंग शर्ब्स, इन सबको लेकर आते हैं, कलेक्ट करते हैं और एक साइंटिफिकली प्लान्ड एरिया होता है, वहाँ पर हम इनको कल्टीवेट करते हैं, वो होता है हमारा क्या, बोटैनिकल गार्डन। ठीक है, क्या पर्पस है इनके भाई, पहली चीज़ टेक्सोनोमी को पढ़ना और ये प्लांट्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, कौन सा इनका पार्ट है, कौन से पार्ट से क्या बन रहा है, ठीक है, कौन से प्लांट का क्या यूज़ हो सकता है। अच्छा, कोई प्लांट है तो उसकी लीव यूज़फुल है या फिर उसका फ्लावर यूज़फुल है, ये सब पढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज कोई भी एक्सोटिक प्लांट है, ठीक है, उसको कहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, कहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करें। अच्छा, इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे क्या, ये ऐसा तो नहीं है कोई इन्वेजिव स्पीसी है, ये सब भी देखते हैं। नेक्स्ट इज जर्म प्लास्ट कलेक्शन में भी काम आता है, जो आपके प्लांट्स हैं उनका जो, जैसे आप हमारे यहाँ पर, हमारे अंदर क्या है, डीएनए होता है, राइट, तो ऐसे ही क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में हाइब्रिड बनाते हैं, जैसे हमने पढ़ा है ना कि HYV सीड्स, राइट, तो वो HYV सीड्स कहाँ बन रही हैं, यहीं पर बनती हैं। नेक्स्ट इज जो आप फिर बहुत ही थ्रेटन्ड स्पीसी हैं जो ख़त्म हो सकती हैं, उनको भी हम यहाँ पर कल्टीवेट करते हैं। ओके, अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ेंगे जू। भाई जू तो सब जानते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने विजिट किया भी होगा, कुछ लोगों ने भी विजिट नहीं भी किया होगा, लेकिन पता सबको है कि भाई जू में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमल्स मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंसेक्ट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो जू क्या है, जू इज एन एस्टैब्लिशमेंट वेदर स्टेशनरी और मोबाइल वेयर captive animals are kept for exhibition to the public and includes a circus and rescue centers but does not include an establishment of a licensed dealer in captive animals। देखो क्या है जू, जू एक एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, हो सकता है कि कोई बिल्डिंग जैसा हो, कोई भी आपका जो घर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जैसे होता है ना, बिल्डिंग्स हैं, कई सारे केजेस बने हुए हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट भी है, ये एक इस्टेब्लिशमेंट जैसा होता है। चाहे हो सकता है कि वो जू स्टेशनरी एक ही जगह पर बना हुआ हो, या हो सकता है कि वो मूव करता हो, जैसे कि सर्कस है, ठीक है, सर्कस आज यहाँ लगा, कल वहाँ लगेगा, फिर परसों कहीं और लग जाएगा, राइट। तो क्या है कि जू क्या है, एक इस्टेब्लिशमेंट है जो स्टेशनरी भी हो सकता है कि वो मोबाइल भी हो, कहीं पे और भी मूव कर जाए, राइट। इसमें सर्कस भी आता है, सर्कस क्या है, सर्कस को भी हम जू बोल सकते हैं, लेकिन कब, जब सर्कस में एनिमल्स यूज हो रहे हों तब हम बोलेंगे कि वो एक जू है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है, जिससे कि पब्लिक को हम दिखा सकें। क्या होता है, हम जू जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एनिमल्स को तो देखते हैं जाकर, तो ठीक है। रेस्क्यू सेंटर्स भी इसमें आते हैं और सर्कस भी इसमें आता है, लेकिन याद रखनी है, कोई भी एक ऐसा डीलर है जिसके पास में लाइसेंस है कैप्टिव एनिमल्स में डील करने का, वो इसमें नहीं आता है। जो जू बने थे, जब इनिशियली जू बने थे, तब इनका पर्पस क्या था, किस पर्पस के लिए हमने जू बनाए थे। जब शुरुआत में जू बनाए थे तो पर्पस था कि भाई लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके, ठीक है, लोगों का थोड़ा मनोरंजन हो सके, वो आए, उनका माइंड फ्रेश हो, इसलिए हमने जू बना दिए। ठीक है, लेकिन कई दशक बीतते गए, डिकेड्स बीतते गए, और फिर क्या हुआ, जू जो अभी तक एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होते थे, एंटरटेनमेंट के पर्पज से हमने बनाए थे, अब वहाँ पर क्या होने लगा, जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम कंजर्व करने के लिए यूज़ करने लगे। इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी एजुकेशन है वो लोगों को प्रोवाइड करने के लिए हम जू का यूज़ करने लगे। अपार्ट फ्रॉम सेविंग इंडिविजुअल एनिमल्स, zoos have a role to play in species conservation too। ठीक है,
सिर्फ एक इंडिविजुअल एनिमल को बचाना ही काम नहीं है जू का। जू इंडिविजुअल एनिमल्स को तो बचाता ही है, लेकिन साथ ही साथ में पूरी स्पीसी को भी बचा आ चुकी है। ठीक है, अब हमने जू के बारे में पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे भाई? अब पढ़ेंगे द ग्रेट 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 रेड डेटा बुक को। ठीक है, रेड डेटा बुक क्या है इसके बारे में कई बार हमने सुना होगा। अगर इसके बारे में नहीं सुना है तो हमने IUCN के बारे में तो बहुत सुना ही होगा। तो ये क्या है? अभी तक बस उड़ती उड़ती खबरें थी हमारे पास में कि IUCN स्टेटस किसी का ये है, किसी का वो है, कोई इंडेंजर्ड है, कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। भाई ये याद कर लो, ये याद कर लो, लेकिन हमें डिटेल में नहीं पता था कि आखिर क्या है ये IUCN क्या है, कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न, ये क्या चीज़ें हैं, इनका मतलब क्या है। आखिर सिर्फ रटते चले जा रहे थे, लेकिन आज हम समझेंगे कि भाई ये चीज़ है क्या। राइट, रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक क्या है? एक लूज लीफ वॉल्यूम है इंफॉर्मेशन का। मतलब क्या कि देखो हमारी अर्थ पर बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं। राइट, अब उनका क्या स्टेटस है कि कितने खतरे में है वो, ठीक है, कितनी मिल रही है, उनकी कितनी पॉपुलेशन बची है, ठीक है, किस स्पीसी को कितना खतरा है, उनके इस स्टेटस को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या करते हैं, एक बुक की तरह हम क्या करते हैं, उसको एक जर्नल सी मेंटेन हमने कर रखी है, उसमें हम उसको ऐड करते रहते हैं। लूज रहते हैं उसके पेजेस, वो निकाल भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है रेड डेटा बुक। दिस वॉल्यूम इज कंटिन्यूअली अपडेटेड एंड इशूड बाय IUCN। ठीक है, IUCN क्या है? एक बॉडी है जो कि कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, वो इशू करती है रेड डेटा बुक को और कंटिन्यूसली इसको हम अपडेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 10 साल पहले हमने डाल दिया था कि भाई ये जो टाइगर है वो इंडेंजर्ड है, अब वो 10 साल पहले इंडेंजर्ड में डाल रखा था, आज पता चले वो एक्सटिंक्ट भी हो गया, लेकिन वो 10 साल पहले इंडेंजर्ड डाल दिया तो आज भी इंडेंजर्ड ही चले जा रहा है। ऐसा नहीं कर सकते ना, कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं, कंटिन्यूसली हम स्टडीज़ करते रहते हैं, पता करते रहते हैं, सेंसस करते रहते हैं, जिससे पता रहे कि भाई किस स्पीसी की कितनी पॉपुलेशन बची है। ठीक है, कंटिन्यूसली इसको अपडेट करते हैं। इसीलिए हम जब भी करंट अफेयर पढ़ेंगे तो हमें पता रहता है कि भाई इसका स्टेटस चेंज हो गया, ये चीज़ पहले इंडेंजर्ड थी, अब वो उसका इम्प्रूवमेंट हो गया तो वो लीस्ट कंसर्न में आ गई है। अच्छा, ये चीज़ पहले इंडेंजर्ड थी, आज ये चीज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। राइट, क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा हर साल ये चेंज होता जा रहा है। राइट, जब भी हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो पिछले साल हमने कुछ पढ़ा था, आज कुछ और पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 10 साल पहले की कोई बुक उठाकर पढ़ लेते, वही सारे याद कर लेते, वही रहता? ऐसे तो नहीं होता है, ये अपडेट होता रहता है क्योंकि ये कंटिन्यूसली IUCN इसको अपडेट करता रहता है। अच्छा ठीक है, ये कंसेप्ट पहली बार कैसे आया और कब आया? तो पहली बार एक रेड डेटा बुक होनी चाहिए। रेड डेटा बुक के बारे में कंसेप्ट 1966 में आया। IUCN ने पहली बार रेड डेटा बुक को इशू किया था 1966 में। ठीक है, जिसने क्या किया था, ये क्यों करी थी इशू? एक गाइड की तरह। मतलब क्या कि जो रेड डेटा बुक है वो एक गाइड की तरह काम करे। कोई भी स्पीसीज है उसके लिए हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम कहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे, उसके लिए कैसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, तो इस सब का डेटा हम कहाँ से ले सकते हैं? रेड डेटा बुक से। और फिर हम एक इफेक्टिव पॉलिसी और रेड डेटा बुक को बनाया गया। अच्छा, दो चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है कि जो रेड डेटा बुक है इसमें पिंक पेजेस भी होते हैं और इसमें ग्रीन पेजेस भी होते हैं, कलर्ड पेजेस होते हैं, पिंक पेजेस एंड ग्रीन पेजेस। अच्छा, ग्रीन पेजेस कब यूज़ होते हैं? ग्रीन पेजेस उन स्पीसीज के लिए यूज़ होते हैं जो कि पहले तो इंडेंजर्ड थी, पहले उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, उनको बहुत खतरा था, लेकिन अब वो रिकवर हो चुके हैं। इस हद तक वो रिकवर हो चुके हैं कि अब उनको कोई खतरा नहीं है। तब वो स्पीसी के नाम हम कहाँ डाल देंगे? ग्रीन पेजेस में। ठीक है, अब लेकिन हो क्या रहा है, आजकल ग्रीन पेजेस की जगह पर पिंक पेजेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ग्रीन पेजेस तो बहुत कम ही है, पिंक पेजेस ज़्यादा है। अगर एग्ज़ाम में ये आ जाए, ये स्टेटमेंट आ जाए कि ज़्यादा पिंक पेजेस हैं, ग्रीन पेजेस कम हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सिचुएशन अच्छी है या बुरी है?
तो ये आप इसका आंसर कब दे पाएंगे? अगर आपको ये पता हो कि भाई ग्रीन पेजेस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, पिंक पेजेस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपको ये पता है तो आप डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका दे पाएंगे, राइट। ग्रीन पेजेस का ज़्यादा होने का मतलब क्या है? अगर पेजेस ग्रीन है इसका मतलब ये है कि भाई पहले जो स्पीसीज खतरे में थी आज हमने उन सबको बचा लिया है और वो अब खतरे से बाहर हैं, मतलब बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। पिंक पेजेस क्यों यूज होते हैं? पिंक पेजेस उन स्पीसीज के लिए यूज होते हैं जो अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, ठीक है। जो जो स्पीसी क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती जाती है उनके नाम पिंक पेजेस में ऐड होते जाते हैं और पिंक पेजेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिंक पेजेस बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज जो है वो खतरे में आती जा रही है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हो सकता है वो खत्म हो जाए, राइट। तो ये तो हमारे पिंक पेजेस ज़्यादा हो रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, IUCN के स्टेटस जो हम उड़ती उड़ती खबरों में पढ़ते रहते हैं कि भाई ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये इंडेंजर्ड है, तो ये कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? IUCN ने कौन सा क्लासिफिकेशन किया है, चलो वो देख लेते हैं। तो कई सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिसमें IUCN ने वो कैटेगरीज प्रोवाइड की हैं। कुछ कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग हम जो स्पीसीज हैं उनको इन कैटेगरीज में डालते हैं। अच्छा, ये कैटेगरीज हैं कौन सी? पहले एक बार नाम इनके क्या क्या हैं, कौन से नाम हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज है, उससे वाकिफ हो लेते हैं। डिटेल तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। देखो, पहली स्पीसी है एक्सटिंक्ट, ठीक है। मतलब कि क्या कि कोई भी अब जो स्पीसी है अब वो तो पूरी धरती पर मिलती ही नहीं है, अर्थ से ही गायब हो चुकी है, हो गया एक्सटिंक्ट। दूसरी है एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड, मतलब अब वो स्पीसीज सिर्फ हमें जू में मिलेगी देखने को, बोटेनिकल गार्डन से मिल जाएगी, लेकिन जो नेचुरली जो फॉरेस्ट में मिलती थी अब वो वहाँ नहीं मिलती। फिर है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मीन्स अब ये स्पीसी बहुत ज़्यादा खतरे में है, अगर अभी इसको नहीं बचाया तो ये खत्म हो सकती है। इंडेंजर्ड मतलब खतरा है, खत्म हो सकती है, लेकिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड से थोड़ा कम खतरा है। वल्नरेबल इंडेंजर्ड से थोड़ा कम खतरा है। नियर थ्रेटेंड वल्नरेबल से थोड़ा कम खतरा है। लीस्ट कंसर्न मतलब भाई कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बहुत सारी इसकी पॉपुलेशन अवेलेबल है तो इसके लिए कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है। डेटा डिफिशिएंट मतलब कि भाई डेटा ही नहीं है, हमें नहीं पता कि ये स्पीसी खत्म होगी या नहीं होगी, इसका क्या स्टेटस है हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि इसका अभी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और लास्ट कैटेगरी कौन सी है? नॉट इवेल्युएटेड, मतलब कि ये पढ़ दिया। अब देखते हैं डिटेल में कि भाई एक्सटिंक्ट क्या होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होता है, क्या इसके मेथड है, कौन से ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी जब हम इसको डालेंगे एक्सटिंक्ट में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। चलो फिर पहले देखेंगे एक्सटिंक्ट के बारे में। A taxon is extinct when there is no reasonable doubt that the last individual has died। मतलब कोई भी स्पीसी को हम एक्सटिंक्ट कब बोलते हैं? हम किसी भी स्पीसी को एक्सटिंक्ट तब बोलते हैं जब हमें कोई भी डाउट ही नहीं है कि भाई जो लास्ट इंडिविजुअल था इस स्पीसी का वो भी अब खत्म हो चुका है, वो भी अब मर गया है। अब कोई भी इस पर्टिकुलर स्पीसी का कोई भी एक भी इंडिविजुअल इस अर्थ पर प्रेजेंट नहीं है। जब हमें ये बिल्कुल डाउट नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि भाई ये जो स्पीसी है ये अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। A taxon is presumed extinct when exhaustive surveys is known and or expected habitat at appropriate time throughout its historical range have failed to record an individual। मतलब क्या कि बहुत सारे सर्वे कर लिए हमने, जिस हर मुमकिन कोशिश की कि जिससे हम पता लगा सके कि कोई इंडिविजुअल अवेलेबल है या नहीं, और हर कोशिश में हमें यही नतीजा मिला कि भाई कोई भी इंडिविजुअल इस धरती पर उस स्पीसी का नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तब हम बोल देते हैं extinct in the wild। A taxon is extinct in the wild when it is known only to survive in cultivation, in captivity or as a naturalized population well outside the past range। मतलब क्या कि भाई अब क्या है, वो स्पीसी जंगल में नहीं मिल रही, जहाँ वो पहले मिलती थी वहाँ नहीं मिल रही। अब तो वो अगर हमें स्पीसी को देखना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल जाएगी? जू में मिल जाएगी, बोटेनिकल गार्डन में मिल जाएगी, ठीक है। तब हम बोलते हैं कि भाई वाइल्ड मतलब फॉरेस्ट, वहाँ पर तो ये स्पीसी एक्सटिंक्ट हो गई है, कैप्टिविटी में ये मिलती है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा? जब वही
बहुत ज़्यादा इस हमने सर्वे कर लिए, बहुत ज़्यादा हर कोशिश की पता लगाने की क्या इंडिविजुअल्स जो हैं इस स्पीसी के वो फॉरेस्ट में मिल रहे हैं, वाइल्ड में मिल रहे हैं, और हमें पता चलता है कि नहीं, फॉरेस्ट में इस स्पीसी का कोई भी इंडिविजुअल नहीं मिल रहा है। अगर स्पीसी का इंडिविजुअल मिल रहा है देखने को तो वो सिर्फ कैप्टिविटी में मिल रहा है, कल्टीवेशन में मिल रहा है, तो हम उसको बोल नेक्स्ट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है? जब बेस्ट अवेलेबल एविडेंस हमें ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है जो हमने बना रखा है, ये क्राइटेरिया बिल्कुल सही बैठ रहा है उस स्पीसी के लिए। मतलब क्या कि हमने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, अगर वो क्राइटेरिया पर फिट हो जाती है कोई स्पीसी तो हम बोलते हैं कि ये स्पीसी अब जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अच्छा, लेकिन क्या क्राइटेरिया है वो भी देख लेते हैं। अगर कोई भी स्पीसी है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में 90% कम हो गई है, ठीक है, 90% से ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये स्पीसी अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट इज सिर्फ 50 मैच्योर इंडिविजुअल ही बचे हों उस स्पीसी के पूरी अर्थ पर सिर्फ 50 ही इंडिविजुअल्स बचे हैं किसी भी स्पीसी के, तब हम बोल देंगे कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो बता रहा है कि लगभग ये जो आपकी स्पीसी है 10 साल में 50% तक एक्सटिंक्शन इन वर्ल्ड हो जाएगी, ठीक है, 10 सालों में ये जो स्पीसी है वो वाइल्ड में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, अगर ये बताया जा रहा है तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इट इज़ देयरफॉर कंसीडर्ड कि ये एक्सट्रीमली रिस्क जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड फेस कर रहे हैं, ये हम कंसीडर करते हैं। अब आती है इंडेंजर्ड कैटेगरी। इंडेंजर्ड में भी खतरा है लेकिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड से थोड़ा सा कम है। क्या क्राइटेरिया है इसका? इसका क्राइटेरिया है कि जो पॉपुलेशन साइज है वो अगर 10 सालों में 70% कम हो जाए तब हम बोल देंगे कि ये स्पीसी इंडेंजर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि पूरी अर्थ पर सिर्फ 250 उसके जो मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं वही बचे हों। पिछले में क्या था 50, इसमें क्या है 250, ठीक है। और ये हम एनालाइज करके पता कर रहे हैं कि जो अगले 20 साल आने वाले हैं उसमें लगभग 20% पॉपुलेशन जो है वो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तब भी हम क्या कहेंगे कि ये इंडेंजर्ड है। तो इसमें भी नेक्स्ट कैटेगरी है वल्नरेबल इंडेंजर्ड से थोड़ा कम खतरा है। इसमें क्या है, पॉपुलेशन अगले 10 सालों में आधी हो जाए, ठीक है, आधी कम हो गई है। फिर क्या है कि सिर्फ 10,000 इंडिविजुअल्स ही पूरी अर्थ पर अवेलेबल है उस स्पीसी के, या फिर 100 सालों में 10% जो उसकी पॉपुलेशन है वो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तब भी हम उसको बोलेंगे कि भाई वल्नरेबल है। तो ये भी नियर थ्रेटेंड क्या है कि भाई कोई भी स्पीसी जो है वो अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, इंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल नहीं है, लेकिन हाँ अभी बहुत ही रिस्क में है, ठीक है। अगर उसको अभी नहीं बचाया गया तो हो सकता है कि वो ये वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली। कैटेगरी इज लीस्ट कंसर्न में क्या है कि भाई बहुत सारा ये जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ये अभी ख़त्म होने वाली। नेक्स्ट कैटेगरी इज डेटा डिफिशिएंट मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है हमारे पास में कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि इस पॉपुलेशन की, इस स्पीसी की क्या स्टेटस है, हमें नहीं पता है। क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, हमने उसकी स्टडी इतनी अच्छे से नहीं करी है, या फिर स्टडी की लेकिन फिर भी डेटा नहीं मिला, ठीक है, ऐसा डेटा नहीं मिला जिस पर हम रिलाई कर सकें, तो हम बोल देते हैं कि भाई नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉट इवेल्युएटेड, मतलब अभी तक, ठीक है। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।